हार्डनेस, डिफाइन हार्डनेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है, अल्टीमेट की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ये सब जो है शॉर्ट में आ सकते हैं। पैरेलल तो अगर आप एक्सचेंज और लाइन वॉलेट लेवल की आपको लिखने पा सकते हैं, व्हाट इज वॉलेट लेवल केवल सर्च इन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो परसेंटेज सीक्वेंस वाला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 पॉइंट पे क्वेश्चन आया है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देते हैं एक लाइन में, सिर्फ कंप्लीट व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, अगर इसके साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा एंड इसमें आपको एक जो है डिग्री स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन यूज किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वाली आ सकती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाली का जरूरत कर लेना, ठीक है, मुझे लगता है कि सालों आ सकती है चांसेस ज्यादा, तो वनरेटिव डिग्री का जो शॉर्ट वर्जन आता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का पेपर मुझे होप करता हूँ आप सबका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा गया होगा। और जैसा कि हमने हमारे वीडियो में बताए थे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उनमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से पेपर आया है। ऑलमोस्ट आधे साल का पेपर हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से ही आया। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपका आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसे कि ये जो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के टाइप्स बताने का, ये मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार देखा गया पहले भी, तो ये भी आया है। एक आयन एक्सचेंज मेथड मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है, वो उसके क्वेश्चन है। बॉयलेट ट्रबल्स मैंने कहा था आपको, तो बॉयलेट ट्रबल्स पे भी क्वेश्चन है यहाँ पे। देन मैकेनिज्म ऑफ थिक फिल्म, मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली बोला था कि थिक फिल्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है लुब्रिकेशन का, वो आ सकता है, वही आया। एंड फ्लैश एंड फायर पॉइंट, मैंने आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें फ्लैश एंड फायर पॉइंट बोला था, उस पर भी क्वेश्चन बन के आया है। और पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पे भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आया। साथ में बेक लाइट, मैंने आपको जितनी भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस है उनमें से कहा था कि बेक लाइट पे बहुत बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आया इस बार भी। एंड उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको कहा था कि इस ईयर मुझे लगता है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही क्वेश्चन आएगा, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही क्वेश्चन आया है। एंड देन उसके बाद में अल्केनिटी पे शॉर्ट नोट, जैसे कि मैंने कहा था कि नोट आते हैं अल्केनिटी पे, उस पर आया है। और भी बाकी के टॉपिक्स थे जो हमारे वीडियो में से आए थे, बट ये टॉपिक्स तो मैंने बोला था कि गारंटीड इनके चांसेस हैं आने के, और ये आए हैं। सेम अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स का पेपर भी इतने अच्छा जाए, तो आज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा और जो रोड मैप बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप 9+ CGPA इजीली स्कोर कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप पास होने के लिए भी वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 2 यूनिट है जिनको आप पढ़ लोगे तो आप पास का इवन आराम से 30 to 40 मार्क्स तो इजीली ला सकते हो। ओके, तो वीडियो में कंटिन्यूसली बने रहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते रहूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 1 से। यूनिट 1 जो है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस वाली है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वैसे तो यूनिट 1 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी कर लेना, मेरा सजेशन ये रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करना है तो जो मैं बता रहा हूँ उनको कर लेना, ठीक है। रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चन जो है काफी बार देखने को मिला है, मतलब 6-7 ईयर्स का पेपर उठाओ तो ऐसे अल्टरनेट आता है कि या तो रोल्स थ्योरम पे आया होगा, या फिर लैग्रांजेस थ्योरम पे आया होगा, या फिर कॉची पे आया होगा, ऐसे अल्टरनेट चलता है। लेकिन रोल्स थ्योरम का जो है हर अल्टरनेट ईयर पे रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन आता है, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस पे भी क्वेश्चन जो है देखने को मिला हुआ है। जैसे कि रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चन देखने मिला अल्टरनेट में, लैग्रांजेस में तो इवन कंटिन्यूस भी आया है। तो लैग्रांजेस जो है रोल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो लैग्रांजेस को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। उसके बाद में कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इस पे एक बार क्वेश्चन देखने मिला है, इंपॉर्टेंट है बट इतना भी नहीं है, तो इसको स्किप कर सकते हो। वैसे तो फर्स्ट यूनिट पूरी कर लेना, बट अगर स्किप कर रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये टॉपिक, इस पर भी क्वेश्चन देखने मिला है, ठीक है। देन उसके बाद में है मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम पे भी क्वेश्चन जो है देखने मिला है, 2 बार देखने मिला है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी अच्छे से कर लेना। इजी टॉपिक्स ही है सब, बस सीरीज आपको याद करनी है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो ये भी कर लेना। देन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे एक वो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर वाली जो लास्ट में टॉपिक है, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, जिससे मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालते हैं 3 वेरिएबल का, वो वाली मेथड का एक बार क्वेश्चन देखने मिला है। और बाकी जो है 2 वेरिएबल का ही अधिकतर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने को देखने को मिला है, तो 2 वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से कर लेना, और 3 वेरिएबल का अगर कर रहे हो तो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर वाली मेथड जो है उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। देन टेलर्स थ्योरम पे भी जो फॉर 1 वेरिएबल और फॉर 2 वेरिएबल जो है, दोनों में से 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन देखने मिला है मुझे 2-3 बार, 1 वेरिएबल पे नहीं देखने मिला टेलर का, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में लिमिट ऑफ सम, जो सबसे पहले टॉपिक है सेकंड यूनिट का, लिमिट ऑफ सम में इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में बताना, उस पर भी क्वेश्चन देखने मिला है, बट 1-2 बार ही देखने मिला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है बट इतना नहीं कि वो इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन पे क्वेश्चन एक आधी बार ही देखने मिला है, लेकिन गामा फंक्शन पे जो है क्वेश्चन
ज़्यादा टाइम्स देखने मिला है। लेकिन बीटा और गामा के रिलेशन में जो फंक्शन है, जो रिलेशन है दोनों का, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का, उस पर क्वेश्चन कई बार देखने मिला है। तो उन दोनों के रिलेशन वाली वो जो थ्योरम है उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर चेंज। ऑर्डर चेंज पे तो बहुत बार क्वेश्चन देखने मिला है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जहाँ देखने मिला है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्डर चेंज का क्वेश्चन देखने मिला है। तो ऑर्डर चेंज के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ऑर्डर चेंज के चांसेस इस पेपर में भी है कि इस साल भी ऑर्डर चेंज का क्वेश्चन आएगा, तो उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है 3-4 बार देखने मिला है। ट्रिपल का एक बार देखने मिला था, तो इन दोनों को भी अच्छे से कर लेना, इनके भी चांसेस होते हैं आने के। ओके, उसके बाद में एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व में भी 1-2 बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अगर एरिया ऑफ मतलब अगर इंटीग्रेशन वाली यूनिट कर रहे हो तो फिर एरिया ऑफ कर्व के भी 1-2 क्वेश्चन PYQ में से लगा लेना, तो वो भी इजीली हो जाएगा। तो इन दोनों यूनिट के तो बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आगे हम यूनिट 3, 4 और 5 सो हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि मैं आपको यूनिट 3, 4 और 5 के बड़े टॉपिक्स बताने के बाद में हर चैप्टर का वेटेज कितना होता है वो भी बताऊंगा। एंड उसके साथ में कौन से चैप्टर्स आप कर लोगे तो आप सिर्फ पास हो जाओगे, और कौन कौन से कर लोगे तो आप आराम से 65+ स्कोर कर सकते हो, वो बताऊंगा। और आगे रोड में भी बताऊंगा कि आपको कौन सी डेट को कौन सा चैप्टर करना है, क्योंकि अभी 5 दिन है। 5 दिन में इजीली आप आराम से सारे चैप्टर कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहना। चलो यूनिट 3 की तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस चैप्टर से। अगर क्वेश्चन आता है तो बस गिने चुने टॉपिक्स में से आता है जिसमें टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस का टॉपिक आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज पे भी क्वेश्चन 2-3 बार देखने को मिला है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कर लेना। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से आता है, जो कि हमेशा पूछा जाता है, ऑलमोस्ट अगर ये चैप्टर आ रहा है और अच्छे वेटेज का आ रहा है तो ये टॉपिक तो मतलब आएगा ही आएगा, गारंटीड है इसकी। ओके, जो कि है फोरियर सीरीज। इनफैक्ट आपको भी अगर आप के कॉलेज में अगर आपके टीचर्स ने बोला होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए होंगे तो उन्होंने फोरियर सीरीज तो डेफिनेटली बताया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोरियर सीरीज को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये तो बहुत बार देखने मिला है, ठीक है। ये 3 ही टॉपिक है 3rd यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वैसे जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट है हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे ना, जिसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं, वो टॉपिक्स पढ़ के क्या का मतलब है हमें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन ही 3 टॉपिक में से देखने मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फोरियर सीरीज और टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस पर देखने के मिले हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यूनिट 3 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यूनिट 4 पे बढ़ते हैं। सो यूनिट 4 पे वेक्टर सबस्पेस के जो क्वेश्चन है कि आपको सबस्पेस प्रूव करना है, वो वाले क्वेश्चन भी 2-3 बार देखने मिले, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। LI और LD, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा देखने मिले तो वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको अच्छे से कर लेना। एंड वेक्टर स्पेस का एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा देखने मिला है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिले हैं मुझे, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को स्किप मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये वेक्टर सबस्पेस के 3 ही टॉपिक लिखे हैं मैंने, क्योंकि इसमें भी ये 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को अच्छे से कर लिया तो आपका वेक्टर चैप्टर भी हो जाएगा। और वैसे अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद होती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वेक्टर आप पूरा ही कर लो, क्योंकि उसमें गिने चुने क्वेश्चन है जो PYQ में आते हैं और उसमें थ्योरी है। तो अगर आपको थ्योरी अच्छे से हो जाती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वेक्टर चैप्टर आप कर लो। और अगर आपसे थ्योरी नहीं होती है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस चैप्टर को छोड़ दो, ये टॉपिक्स पे भी मत उलझो, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये दोनों बता दिया, अगर थ्योरी अच्छे से होती है तो कर लो और नहीं होती तो इसको छोड़ दो, क्योंकि बाकी 4 चैप्टर में आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th यूनिट की तरफ। तो 5th यूनिट में नॉर्मल फॉर्म से रैंक फाइंड करने का। देखो वैसे तो एक्लन फॉर्म से भी रैंक फाइंड करने को आता है, बट उसमें क्वेश्चन देखने को मिले मुझे सिर्फ 1 या 2 बार देखने मिला है, तो बहुत कम देखने मिला उसको क्वेश्चन। पर नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है, रैंक फाइंड करने का। तो नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन जो है मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट 5th और 1st इन दोनों का इतना वेटेज है कि यूनिट 5th से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने मिलते हैं। तो कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन तो हर साल आपको ऑलमोस्ट देखने मिलता ही है, ऑलमोस्ट हर ईयर आपको देखने मिलता है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मिस मत करना, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और ये मान के चलो कि इस ईयर में कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने बोल दिया है, ओके। उसके बाद में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, इस पे भी क्वेश्चन देखने मिला है। जैसे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन चेक करने का आता है तो उसके साथ में दूसरे पार्ट में आ सकता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइगन वैल्यू और वेक्टर वाला क्वेश्चन भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है।
उसके बाद में डायगोनलाइजेशन जो है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स पे भी एक दो बार क्वेश्चन देखने मिला है। इनफैक्ट 14 मार्क्स में अकेला क्वेश्चन डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का आता है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर आया तो आपको इजीली 14 मार्क्स देके जाएगा। हाँ, दो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन आपको 14 मार्क्स देके जाएगा सिर्फ डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कर सकते हो तो इसको भी प्रिपेयर अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद में कैली हैमिल्टन थ्योरम पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम पे भी 7 मार्क्स में, मतलब जैसे जो सब पार्ट्स आते हैं तो उस हिसाब से 7 मार्क्स में जो कैली हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन है वो कई बार देखने मिला है, 3 से 4 बार देखने मिला है, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद एक और टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस पे भी 2-3 बार टॉपिक देखने मिला है, लेकिन जिन पे मैंने डबल स्टार लगाया वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन पे ट्रिपल लगाया वो तो बहुत बार देखने मिला, उनको तो स्किप कर मत देना, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, और कौन से चैप्टर्स आप, कौन से चैप्टर कितने वेटेज के आते हैं, और कौन से चैप्टर्स आप करोगे सो यू कैन स्कोर गुड इनफ। तो आगे आप मेरे साथ ना, आपको बताऊंगा कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है हर चैप्टर का मैथ्स के सब्जेक्ट में। तो देखिए यूनिट 1 जो है उसका वेटेज है 21 to 42 मार्क्स। जो हमारी सबसे पहली यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस वाली, उसका 21 to 42 मार्क्स का वेटेज है, जो कि काफी बड़ा हो जाता है। कभी कभी यूनिट 21 तक की आई है, मिनिमम 21 तक की तो आती है, और कभी कभी 42 मार्क्स तक की भी ये यूनिट आई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस यूनिट को स्किप आप बिल्कुल भी मत करना है। मेरा सजेशन है कि इवन अगर आप पास होने के लिए भी पढ़ रहे हो तो इस यूनिट को तो स्किप मत करना, क्योंकि ये यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से सपोज करो कि इसी में से 42 मार्क्स का पेपर आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए इस यूनिट को स्किप मत करना, ठीक है। तो मिनिमम 21 की आती है, मैक्सिमम 42 तक भी आई हुई है ये यूनिट, ओके। देन यूनिट 2 जो है 14 to 28 मार्क्स की आती है, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 14 to 28 मार्क्स भी अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 3 भी 14 to 28 मार्क्स की आती है, कभी 14 की कभी 28 की, तो ये भी ठीक ठाक वेटेज है, मतलब अच्छा ही वेटेज है। उसके बाद में यूनिट 4 जो है 14 to 21 की आती है, 21 से ऊपर गई नहीं है ये यूनिट। तो सबसे कम वेटेज अगर देखा जाए कि किसी यूनिट का है तो वो 4th यूनिट का ही है, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे भी थ्योरी वाली है। और मैंने तो इनफैक्ट अभी रिसेंट के पेपर्स में कहूँ कि लास्ट ईयर एंड उसके लास्ट ईयर वाले पेपर्स में, तो दो तीन चार पेपर्स में तो मुझे इसमें से क्वेश्चन देखने भी नहीं मिले। तो ये बस ये था कि यूनिट 4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका थोड़ा वेटेज कम है। उसके बाद में यूनिट 5 28 to 42 मार्क्स, ये भी काफी ज्यादा वेटेज होता है। 28 की मार्क्स की यूनिट तो हर साल आती है, कम मतलब एटलीस्ट 28 मार्क्स की आती है। तो मैट्रिक्स आपको पास होना है तो एक मैट्रिक्स और यूनिट 1 इनको स्किप मत करना, ये मेरा आपसे सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों है। क्योंकि आप खुद ही देखो 28 मार्क्स की जो यूनिट आ रही है, 26 समथिंग पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर आपके इंटरनल उसमें वाइवा में कम आते हैं मार्क्स एक्सटर्नल में, तो देखा जाए तो भी आपके 26-27 पासिंग मार्क्स बनते हैं। तो 26-27 बनते हैं, और 28 मार्क्स की यूनिट तो आती है। तो अगर सिर्फ मैट्रिक्स भी पढ़ के जाओगे तो भी पास हो जाओगे। तो मैट्रिक्स को भी स्किप मत करना, मेरा सजेशन है। 28 की तो आती है, 42 तक भी आई हुई है ये यूनिट, तो प्लीज इसको स्किप मत करना, मेरा सजेशन था। अब आगे बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा रोड मैप क्या है, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली चैप्टर्स बता दूंगा। तो देखो कि सबसे पहले ईएमडी टैगिंग की बात कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट पेपर में भी की थी। मैंने 5th यूनिट को इजी में रखा, बहुत इजी है, उसके सारे टॉपिक कर लो। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से कर लो, लेकिन सारे टॉपिक्स को कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि ये यूनिट का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा आपसे सजेशन रिक्वेस्ट दोनों है, ठीक है। उसके बाद में मीडियम में रखा है 4th और फर्स्ट को इसलिए रखा है मीडियम में क्योंकि वो उसमें भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस थोड़े से टॉपिक ज्यादा है, बाकी वो यूनिट भी हार्ड नहीं है। एंड 4th यूनिट जो है थ्योरी है, इसलिए उसको मीडियम में रखा हुआ है। डिफिकल्ट में रखा इंटीग्रेशन और सीक्वेंशियल सीरीज, क्योंकि उसमें टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड फोरियर सीरीज वगैरह आती है। और सेकंड यूनिट में जो है इंटीग्रेशन के थोड़े से क्वेश्चंस भी ज्यादा है, एंड वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो जाता है, इसलिए मैंने उसे डिफिकल्टी हार्ड में रखा हुआ है। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है। अगर आप मेरा वाला भी फॉलो करोगे तो भी आप इजीली 65+ स्कोर कर सकते हो। उसमें भी आपको अपना स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, तो अपने हिसाब से कर लेना। और अगर इसको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर लेना अपने अकॉर्डिंग्स के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले 29 को यूनिट 1 और 5 करेंगे, मीन्स जो कल का डे है हम यूनिट 1 और 5 को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों इजी यूनिट से ज्यादा टफ नहीं है, और इन दोनों को कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ से देखो 28 और 21 49 होता है। बट फिर भी हम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेते हैं तो 35 मार्क्स आप पहले ही दिन प्रिपेयर कर ले रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन भी करेंगे ना आगे चल के। और फिर 30 तारीख को आप यूनिट 2 कर लो। यूनिट 2 हो गई आपकी, ठीक है, जो इंटीग्रेशन वाली है। एटलीस्ट PYQs तो कर लो उसके, जो टॉपिक्स बताए इंपॉर्टेंट उनके, और PYQs कर लो, ठीक है।
और फिर फर्स्ट और फिफ्थ का वापस से हम रिवीजन करेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद में 31st को हम थर्ड और फोर्थ जो यूनिट बची हुई है दोनों, उसमें से थर्ड देखो हमारे डिफिकल्ट में है, फोर्थ जो है इजी में, उन दोनों को साथ में कर लेंगे एंड फिर रिवीजन कर लेंगे हम सेकंड यूनिट का। उसके तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको आप करेंगे तो आप पास हो सकते हैं, जिनको आपको करना कंपलसरी है। सो यूनिट फर्स्ट, फिफ्थ एंड टू जो है करना हमको कंपलसरी है अगर आपको पास होना है तो। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि पास क्या आपको 65+ भी स्कोर करना है तो ये यूनिट्स तो मिस मत करना, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट को जो है काफ़ी अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनका वेटेज देखो आप 21 और 28 यानी 49 होता है, बट हम वर्स्ट के सिनेरियो में लें तो 35 जो है मिनिमम इन दोनों यूनिट से ही हो जाता है आपका कवर। उसके बाद में यूनिट 2 जो है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया वो कर लेना, और यूनिट फर्स्ट और 2 को अगर आप पूरा कर लोगे तो उसमें तो आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं कट सकते, ठीक है। अगर आपने ये तीनों यूनिट कर ली, जैसे कि फर्स्ट और फिफ्थ को पूरा कर लिया और सेकंड यूनिट में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ली जो मैंने बताए हैं, तो आप 49 to 63 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि काफ़ी होते हैं। आप तो सिर्फ पास होने की सोच रहे थे, लेकिन आप इन 3 यूनिट से 49 से लेकर 63 तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड इवन अगर आप 65+ स्कोर करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट 9+ CGPA के लिए है, तो आप इस इनके साथ साथ में यूनिट 3 में से फोरियर सीरीज एंड यूनिट 4 में से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर ले तो आप 65+ भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट 70 और 70 है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर आप सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लो, या फिर सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, ओके। क्योंकि 70 और 70 चाहिए तो फिर आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो करने ही करना है। लेकिन अगर आपका 65 या 65+ चाहिए तो ये तीनों चैप्टर्स फोरियर सीरीज और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना, तो आप इजीली 65+ तो स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। सो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको वीडियो में कमी लगी हो कि हाँ मैं ये भी एक्स्ट्रा चाहिए था, ऐसा ऐसा चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूँ।